इस मीडियम को हमने बनाना कैसे है। तो ट्रिपल शुगर आयरन बनाने के लिए हम लोग रिकमेंडेशंस के मुताबिक इस मीडिया को प्रिपेयर करेंगे, टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, स्टीराइल करेंगे और स्टीराइल करने के बाद इसको हम रूम टेम्परेचर पे एक टिल्टिंग पोजीशन पे रखते हैं, थोड़ा सा एंगुलर पोजीशन पे रखते हैं, जैसे सर के नीचे तकिया दे देते हैं। ये लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। इससे क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर मीडिया जो है वो स्लांटिंग पोजीशन पे आ जाता है और जब मीडिया सॉलिडिफाई हो जाएगा, ऐसा ऐसा उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा और मीडिया जो है वो कंप्लीट सॉलिडिफाई हो जाएगा, हमने उस टेस्ट ट्यूब को सीधा कर देना। क्योंकि ट्रिपल शुगर आयरन में एगर की कंसनट्रेशन 1.5% ही डली हुई है, जो कि रिकमेंडेड है। तो जब हम ट्यूब को सीधा भी करेंगे तो टेस्ट ट्यूब के अंदर उसकी पोजीशन वही होगी जिस पोजीशन पे वो सॉलिडिफाई हुआ है, टेस्ट ट्यूब के अंदर स्लांट बना होगा। अब अगर इस टेस्ट ट्यूब को हम देखें तो इसमें मीडिया के दो पोर्शन हैं। नीचे वाला पोर्शन जहां तक मीडिया पूरी टेस्ट ट्यूब की तमाम सरफेसेस को टच कर रहा है और ऊपर वाला पोर्शन जहां से सिर्फ वो एक साइड से टेस्ट ट्यूब को टच कर रहा है, जबकि 50% टेस्ट ट्यूब को वो टच नहीं कर रहा है। तो नीचे वाला पोर्शन जहां से मीडिया टेस्ट ट्यूब की तमाम सरफेस को टच कर रहा है उसको बोलते हैं बट, और इसका दूसरा नाम है स्टैब, BUTT बट, और STAB स्टैब इसका दूसरा नाम है। जबकि वो पोर्शन, ऊपर वाला पोर्शन जो कि 50% ट्यूब की सरफेस को टच कर रहा है इनसाइड, लेकिन 50% को टच नहीं कर रहा, वो जो पोर्शन है वो स्लांटिंग पोजीशन है, स्लांट है उसका। तो जब हम सॉलिड मीडिया कंप्लीटली सॉलिडिफाइड एगर को टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाते हैं, वो चाहे ट्रिपल शुगर आयरन हो या न्यूट्रन एगर हो, तो उसकी दो फॉर्म्स बनती हैं। नीचे वाले को बट बोलते हैं और ऊपर वाले को स्लांट बोलते हैं। लेकिन बाज एक्सपेरिमेंट्स, जैसे मैंने बताया था कि मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए हमें मीडिया के अंदर एगर एगर की कंसंट्रेशन कम करना पड़ती है, हमें सेमी सॉलिड मीडिया चाहिए होता है। और जब मीडिया हमें सेमी सॉलिड चाहिए हो तो वो ना कम्प्लीटली ब्रॉथ में हो और ना ही कम्प्लीटली सॉलिडिफाई फॉर्म में हो, तो हम क्या करते हैं कि इस मीडिया के अंदर एगर एगर की कंसंट्रेशन कम डालते हैं। 1.5 की बजाय वो 1% से कम डालते हैं, 0.75% तक डाल लेते हैं। अब 50% कंसंट्रेशन हमने कम कर दी, अब मीडिया कंप्लीटली सॉलिडिफाई नहीं होगा। अगर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर न्यूट्रन एगर बनाया है और उसके अंदर एगर एगर की कंसंट्रेशन 1.5 की बजाय 0.75% है, ये मीडिया हमने बना लिया, उसको स्टरलाइज किया और टेस्ट ट्यूब को जब बाहर निकाला तो मीडिया सॉलिडिफाई नहीं होगा, वो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहेगा, थोड़ा सा जेली लाइक रहेगा। तो ऐसी ट्यूब को हम सीधा ही खड़ा करते हैं और सीधा खड़ा रखने से जो हमारे पास फॉर्म आती है उसको हम सिर्फ बट बोलते हैं या स्टैब बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम जो है वो डीप एगर है। तो जब हमने सॉलिड मीडियम टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाया हो बट की फॉर्म में, वो चाहे स्लांट के साथ हो चाहे विदाउट स्लांट हो, उसमें जो हम इनोकुलेशन करते हैं उसको स्टैबिंग बोलते हैं, क्योंकि उसका दूसरा नाम जो है वो स्टैब है। स्टैबिंग की टेक्निक के लिए हमें इनोकुलेटिंग नीडल चाहिए। इनोकुलेटिंग नीडल को हम स्टरलाइज करते हैं। स्टैबिंग करने के लिए इनोकुलेटिंग नीडल चाहिए, इनोकुलेटिंग नीडल को हम स्टरलाइज करते हैं। अगर प्लैटिनम की बनी हुई है तो रेड हॉट करेंगे, अगर वो अदर देन प्लैटिनम है, किसी मेटल की है, तो उसको हम 70% इथाइल अल्कोहल से स्टरलाइज करेंगे और इथाइल अल्कोहल को एवेपोरेट करवाने के लिए जस्ट बर्नर से पास करेंगे। उसके बाद इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से हम बैक्टीरियल कॉलोनी को पिक करेंगे और नीडल को बट के अंदर स्टैब करेंगे। अगर हमारे पास सिर्फ बट है, सेमी सॉलिड मीडिया की फॉर्म में सिर्फ बट है, तो हम क्या करेंगे कि नीडल को टेस्ट ट्यूब ओपन करके नीडल को स्ट्रेट लेके जाएंगे। अब नीडल के साथ बैक्टीरियल कल्चर भी है, तो जैसे ही नीडल जिसके साथ उसकी टिप के साथ कल्चर लगा हुआ है सरफेस पे जाएगी, हम उस स्टेप के अंदर नीडल को इंसर्ट कर देंगे, जितना नीडल का पोर्शन है उसको इंसर्ट करते हुए लेके जाएंगे और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में बाहर खींच लेंगे। ये स्टैबिंग हो गई। उसके बाद टेस्ट ट्यूब को बंद करेंगे और इस टेस्ट ट्यूब को इंक्यूबेट कर देंगे। स्टैबिंग करने के लिए हमें इनोकुलेटिंग नीडल चाहिए और मोटिलिटी टेस्टिंग कर रहे हैं तो सेमी सॉलिड मीडिया टेस्ट ट्यूब के अंदर स्टैब की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। हमने करना क्या है, नीडल को स्टरलाइज करके बैक्टीरियल ग्रोथ उठानी है। अब बैक्टीरियल ग्रोथ नीडल की जो आगे से टिप है उसके साथ सेल्स अडहियर हो चुके हैं। हमने टेस्ट ट्यूब ओपन करके सीधा बट की सरफेस पे जाना है और नीडल को जैसे इंजेक्शन लगाते हैं बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए इंजेक्शन की तरह अंदर इंसर्ट कर देना। जितना नीडल अंदर डिप करती जाएगी, बॉटम से थोड़ा सा ऊपर भी रह जाए तो खैर है,
तो आपने उसको सीधा अंदर लेके जाना है और उसी डायरेक्शन में उसको बाहर खींच लेना है, डायरेक्शन चेंज बिल्कुल नहीं करनी। एक स्ट्रेट लाइन में जब आप स्टैब के अंदर इनोकुलेशन देते हैं इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से, उस टेक्निक को बोलते हैं स्टैबिंग। उसके बाद आप ट्यूब को इंक्यूबेट कर देंगे। अगले दिन हम ग्रोथ देखते हैं। अगर उस स्टैबिंग लाइन के साथ साथ बिल्कुल ग्रोथ है तो इसका मतलब था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल है। लेकिन अगर उस स्टैब लाइन से ग्रोथ फैली फैली है कि उस स्टैब लाइन के अलावा भी मीडिया के अंदर, सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर ग्रोथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलप हुई है, तो ये इंडिकेट करेगा कि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म था वो मोटाइल था। तो स्टैबिंग की टेक्निक हमें मोटिलिटी टेस्टिंग में हेल्प आउट करती है। स्टैबिंग की टेक्निक हमें मोटिलिटी टेस्टिंग में हेल्प आउट करती है। इसके लिए हम टेस्ट ट्यूब के अंदर सेमी सॉलिड मीडियम बनाते हैं, इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से उसमें कल्चर को स्टैब करते हैं और इंक्यूबेशन कर देते हैं। अगले दिन ग्रोथ ऑब्जर्व करते हैं। अगर ग्रोथ स्टैब लाइन के बिल्कुल साथ साथ है तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल है। लेकिन अगर स्टैब लाइन के इर्द गिर्द ग्रोथ फैली हुई है, स्टैब लाइन के अलावा भी ग्रोथ है, तो ये इंडिकेट करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो था वो मोटाइल था। तो स्टैबिंग की टेक्निक मोटिलिटी टेस्टिंग में हेल्प आउट करती है। स्टैब के अंदर इनोकुलेटिंग नीडल से जो आप कल्चर इनोकुलेट करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, उस टेक्निक को स्टैबिंग बोलते हैं। ये तो था जब आप सेमी सॉलिड मीडिया में करते हैं। दूसरा मैंने बताया था कि स्टैबिंग उस फॉर्म में भी कर सकते हैं अगर हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर स्लांट भी बनवाया हो। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जब स्लांट होगा तो डेफिनेटली उसके साथ बट लाजमी होगा। तो इनोकुलेशन कैसे करेंगे? इनोकुलेटिंग नीडल से ही करेंगे। स्लांट के अंदर इनोकुलेशन कैसे करेंगे? अगर स्लांट टेस्ट ट्यूब के अंदर है तो उसके अंदर इनोकुलेशन कैसे करेंगे ये बताने लगी हूँ। इनोकुलेटिंग नीडल से आपने कल्चर उठाना है, टेस्ट ट्यूब को ओपन करना है और स्लांट की परवाह किए बगैर आपने सीधा नीचे जाना है। जैसे ही आप बट की सरफेस के पास पहुंचे, आपने नीडल को इंसर्ट कर देना है, स्ट्रेट लाइन में बट में इंसर्ट कर देना है और उसी स्ट्रेट लाइन में आपने बाहर निकालते निकालते स्लांट की सरफेस के ऊपर आ जाना है और स्लांट की सरफेस के ऊपर आपने जिग जैग पैटर्न में एक लाइन लगा देनी है। और जिग जैग पैटर्न में जो लाइन लगाई है इसको स्ट्रिकिंग बोलते हैं। तो जब आपके पास टेस्ट ट्यूब के अंदर स्लांट हो तो स्लांट के इस तरह मीडिया के दो पोर्शन होते हैं, बट और स्लांट। बट के अंदर आपने स्टैबिंग करनी है और स्लांट के ऊपर आपने स्ट्रिकिंग परफॉर्म करना होती है। तो स्टैबिंग सब कल्चर की एक टेक्निक है जो कि हम सॉलिड मीडिया या सेमी सॉलिड मीडिया के ऊपर परफॉर्म करते हैं। लेकिन स्टैबिंग के लिए सॉलिड या सेमी सॉलिड मीडिया हमने टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बनाया होता है। स्टैबिंग के लिए हमने सॉलिड मीडिया या सेमी सॉलिड मीडिया टेस्ट ट्यूब के अंदर ही बनाया होता है और इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से हम बट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में इनोकुलेशन देते हुए नीडल को बाहर निकाल लेते हैं। और अगर साथ में स्लांट भी है तो स्लांट के ऊपर हम जिग जैग पैटर्न में स्ट्रिकिंग करते हैं। उसके बाद ट्यूब को इंक्यूबेट कर देते हैं और इंक्यूबेशन के बाद हम अपने रिजल्ट्स हैं वो देखते हैं कि ग्रोथ आई है या नहीं। तो अगर मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए करें तो सेमी सॉलिड मीडिया था, उसमें आप ग्रोथ देखते हैं कि स्टैब लाइन से बाहर है या नहीं। और अगर आपने ट्रिपल शुगर आयरन बनाया है तो उसमें आप शुगर फर्मेंटेशन के रिजल्ट्स देखते हैं, उसमें कलर चेंज से रिजल्ट का पता चलता है। तो ये स्टैबिंग की टेक्निक थी। स्टैबिंग के अलावा जो हमारी चौथी सब कल्चर की टेक्निक है वो है ब्रॉथ इनोकुलेशन। प्रीवियस जो तीनों टेक्निक्स हैं सब कल्चर की जो हमने डिस्कस की हैं, स्ट्रिकिंग, स्पॉटिंग और स्टैबिंग, ये तीनों की तीनों टेक्निक्स एगर के ऊपर और स्टैबिंग अलॉन्ग विद एगर सेमी सॉलिड मीडिया के ऊपर परफॉर्म होती है। लेकिन ब्रॉथ इनोकुलेशन की जो टेक्निक है, ब्रॉथ इनोकुलेशन की टेक्निक वो लिक्विड मीडिया के ऊपर परफॉर्म करते हैं। ब्रॉथ इनोकुलेशन के नाम से ही जाहिर है, ब्रॉथ लिक्विड फॉर्म में जब न्यूट्रिशन दे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को तो उसे ब्रॉथ बोलते हैं। ब्रॉथ बनाने का तरीका भी वही होता है जैसे हम एगर बनाते हैं, लेकिन ब्रॉथ में हम पोरिंग वाला स्टेप परफॉर्म नहीं करते। ब्रॉथ हम रिकमेंडेशंस के मुताबिक बनाते हैं, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ डिस्टिल वाटर में उसको डिजोल्व करते हैं, पीएच एडजस्ट करते हैं, उसके बाद स्टरलाइजेशन करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो स्टरलिटी टेस्टिंग होती है और उसके बाद हम अपनी इनोकुलेशन करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें पोरिंग का स्टेप नहीं है, एक स्टेप कम हो जाता है। ब्रॉथ है, लिक्विड फॉर्म है तो उसको पोर करने की जरूरत नहीं है। लिक्विड फॉर्म है तो हम इसको बनाएंगे किसमें, किसी डीप कंटेनर में। या तो ब्रॉथ को टेस्ट ट्यूब्स के अंदर बनाते हैं
या ब्रॉथ को फ्लास्क के अंदर बनाते हैं, या ब्रॉथ को मीडिया बॉटल्स होती हैं उनके अंदर बनाते हैं। बॉटल्स को नैरो माउथ वाले कंटेनर्स में बनाते हैं, नैरो माउथ वाले डीप कंटेनर्स में बनाते हैं। ब्रॉथ को बीकर में नहीं बनाएंगे, क्योंकि उसका जो माउथ है वो ओपन है, लार्जर डायमीटर है उसकी जो अपर सरफेस। ऐसी चीज़ों में बनाते हैं जिनका डायमीटर एटलीस्ट माउथ से है वो नैरो हो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब्स हैं, या यूनिवर्सल बॉटल्स होती हैं, या मीडिया बॉटल्स होती हैं 1-1 लीटर की, 500 ml की होती है, 250 ml की होती है, 100 ml की भी होती है। कॉनिकल फ्लास्क होते हैं, उनकी कैपेसिटी भी डिफरेंट होती है, 50 ml का भी होता है, 100 ml का भी होता है, 250 ml का भी होता है, 500 ml का भी, लीटर्स के भी होते हैं, लेकिन उनके माउथ से वो नैरो होते हैं। तो इनके अंदर हम ब्रॉथ बनाते हैं। ब्रॉथ को रिकमेंडेशंस के बाद बनाने के बाद आप देखेंगे ये बिल्कुल स्टीराइल होता है, सिर्फ ब्रॉथ होता है। इसके अंदर इनोकुलेशन के लिए हम इनोकुलेटिंग लूप इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास जो प्रीवियस कल्चर है या प्यूरिफाइड जो भी कल्चर है, इनोकुलेटिंग लूप को हम रेड हॉट करके स्टरलाइज करते हैं। इनोकुलेटिंग लूप को हम रेड हॉट करके स्टरलाइज करेंगे, और लूप की हेल्प से हमने ग्रोथ को पिक करना होता है। फिर फ्लेम के चेंज के एरिया के अंदर, या अगर हम सेफ्टी कैबिनेट में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे हमने टेस्ट ट्यूब को, फ्लास्क को या बॉटल को ओपन करना है, और लूप को टेस्ट ट्यूब के अंदर या फ्लास्क के अंदर या बॉटल में डालने के बाद हमने उसको स्विरल करना है, उसको घुमा देना है, जैसे मधानी नहीं चलती दूध के अंदर, इस तरह उसको हाथ से ही रोटेट कर देना है। और लूप को रोटेट अच्छी तरह करना है ताकि लूप के ऊपर जो कॉलोनी लगी है वो ब्रॉथ के अंदर छूट जाए, ब्रॉथ के अंदर वो सेल्स ट्रांसफर हो जाए। जब आप ट्रांसफर कर लें उसके बाद आप टेस्ट ट्यूब को या फ्लास्क के माउथ को या बॉटल के माउथ को लिड की हेल्प से या कॉटन प्लग की हेल्प से बंद कर देते हैं, और उसके बाद इस ब्रॉथ को हम इंक्यूबेट कर देते हैं, जो कि रिकमेंडेड टेम्परेचर होता है, और अगले दिन अगर हम बैक्टीरिया और यीस्ट हैं तो 24 आवर्स के बाद, और अगर फंजाई है तो 3 से 5 दिन के बाद हम देखेंगे कि ये जो स्टीराइल ब्रॉथ था ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट था पहले, लेकिन जैसे जैसे इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ आती गई ये थोड़ा सा टर्बिड होता गया। तो टर्बिडिटी इंडिकेट करेगी कि आपके ब्रॉथ के अंदर कल्चर डेवलप हो चुका है, तो ब्रॉथ कल्चर बन जाएगा। ये दोनों में डिफरेंस है। ब्रॉथ के अंदर जब आप इनोकुलेशन करते हैं ब्रॉथ बिल्कुल स्टीराइल मीडियम होते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है। इसके अंदर जब आप इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से इनोकुलेशन करते हैं और इंक्यूबेशन देते हैं, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ डेवलप हो जाती है, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है। वो ग्रोथ डेवलप होने के बाद इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो लॉस हो जाती है, और ये थोड़ा सा टर्बिड हो जाता है। तो टर्बिड फॉर्म में जो हमारे पास ब्रॉथ आता है वो बेसिकली ब्रॉथ कल्चर होता है, मतलब कि उस ब्रॉथ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ हो चुकी होती है। और ब्रॉथ इनोकुलेशन की टेक्निक है जो कि सब कल्चर की टेक्निक है। इसमें हम ब्रॉथ के अंदर प्यूरिफाइड ग्रोथ को या फिर प्रीवियस ग्रोथ को इनोकुलेटिंग लूप की हेल्प से ट्रांसफर करते हैं, और ट्रांसफर करने के बाद हम इसको इंक्यूबेट करते हैं। इसके बाद हमारे पास ब्रॉथ कल्चर आता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ जो है वो डेवलप हो चुकी होती है, और ये टेक्निक हमने स्टीराइल इन्वायरमेंट में परफॉर्म करना होती है। तो ये सब कल्चर की कुछ टेक्निक्स थी जो कि आपके कोर्स में शामिल हैं। इनमें से जो दो टेक्निक्स हैं, स्टिकिंग और स्पॉटिंग, ये प्योरली एगर के ऊपर परफॉर्म होती हैं, और स्टैबिंग जो टेक्निक है वो एगर और सेमी सॉलिड दोनों मीडिया के ऊपर परफॉर्म होती है, और जो ब्रॉथ इनोकुलेशन की टेक्निक है वो ब्रॉथ के अंदर परफॉर्म की जाती है। और स्टिकिंग और स्पॉटिंग में हमारे पास डिस्क्रीट कॉलोनीज आती हैं, स्पॉटिंग में हमारे पास मोल्ड की रेडियल फॉर्म में कॉलोनी आती है, स्टैबिंग में हमारे पास एक लाइन की फॉर्म में और स्लांट के ऊपर जिगजैग पैटर्न में ग्रोथ आती है, और ब्रॉथ में हमारे पास टर्बिडिटी की फॉर्म में ग्रोथ आती है। तो ये कुछ टेक्निक्स थी जो हमने डिस्कस की हैं। आपने अभी कोई क्वेश्चन करना है तो पूछ सकते हैं। और अस्सलाम वालेकुम मैम। बच्चे बात कर सकते हैं, बच्चे का माइक ऑन है, क्वेश्चन नहीं करा तो पॉइंट माइक ऑफ कर दें। थैंक यू। वो बच्चा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके अलावा सारे अपना माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है क्लास में। जी बच्चे क्वेश्चन पूछो। मैम स्टैब लाइन के बारे में बता दें प्लीज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, ये टेक्निक्स हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकें, आइसोलेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें। और ये सारी
आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन हमें हेल्प आउट करेगी डिजीज डायग्नोसिस में या बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को निकालने में किसी भी जगह से। तो जब हम आइडेंटिफाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, तो हम देखते हैं कि उनकी शेप क्या है, साइज क्या है, अरेंजमेंट क्या है, उनके पास कौन कौन सी स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं, क्या वो स्पोर बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, क्या उनके पास कैप्सूल है या नहीं है, मे भी आपने थ्योरी में ये टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, और उनके पास फ्लैजेला है या नहीं, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोटाइल नहीं होते, तमाम के पास फ्लैजेला नहीं होता। ए ट्राइकस होते हैं, मोनोट्राइकस होते हैं, पेरीट्राइकस होते हैं, लोफोट्राइकस होते हैं, या तो फ्लैजेला होता ही नहीं है, अगर होता है तो वो भी या तो सिर्फ एक होगा, कुछ ऐसे हैं जिनमें दोनों पे दो प्रेजेंट होंगे, थफ्ट होगा प्रेजेंट एक ही साइड पे, कुछ ऐसी हैं जिनकी सारी बॉडी फ्लैजेला से कवर होगी। ये वेरिएशन जिस चीज में भी हो उसको टारगेट करके हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे एक बैक्टीरियम है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, स्टेफाइलोकोकस भी पढ़ते हैं बाद बच्चे इसको, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरियम है, ये सर्कुलर शेप का होता है और ये नॉन मोटाइल है, इसके पास फ्लैजेला नहीं होता, ठीक है। और एक बड़ा ही कॉमन बैक्टीरियम है, आपने नाम भी सुना होगा, एफएस में पढ़ा भी होगा, एस्केर्शिया कोलाई, एस्केर्शिया कोलाई रॉड शेप बैक्टीरियम है और इसके पास पेरीट्राइकस फ्लैजेला होता है, ये भागते दौड़ने के काबिल होता है और इसकी तमाम बॉडी तमाम सेल जो फ्लैजेला है उससे कवर होते हैं। तो एक मोटाइल है और एक जो है वो नॉन मोटाइल है, स्टेफ नॉन मोटाइल होगा और इकोलाई जो है वो मोटाइल होगा। इस तरह बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो मोटाइल है, बहुत सारे हैं जो कि नॉन मोटाइल है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि कोई ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नहीं है? इसके लिए हम मोटिलिटी टेस्टिंग करते हैं और मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए हमें सब कल्चर करना पड़ता है। प्यूरिफाइड ग्रोथ अगर हमारे पास है तो उसको सब कल्चर करना पड़ता है, लेकिन सब कल्चर के लिए हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं ये देखने के लिए कि ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नहीं, वो है स्टैबिंग, स्टैबिंग की टेक्निक। अब स्टैबिंग करेंगे कैसे ये देखने के लिए कि ऑर्गेनिज्म मोटाइल है या नॉन मोटाइल है? तो हम पहले सेमी सॉलिड मीडिया बनाएंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर। अगर टेस्ट ट्यूब जो है वो 30 ml की है तो हम 15 ml उसमें मीडिया बना के उसको स्टरलाइज कर लेंगे और उसको स्टरलाइज करने के बाद सीधा ही खड़ा रखेंगे। मीडिया सेमी सॉलिड जेली लाइक होगा, ना बिल्कुल लिक्विड होगा ना बिल्कुल सॉलिडिफाई होगा, एक गाढ़ा सा मटेरियल बन जाएगा। स्टैबिंग करने के लिए हमारे पास स्टेफिलोकोकस की और इकोलाई की ग्रोथ भी होनी चाहिए। फर्स्ट करें, हमने 2 टेस्ट ट्यूब बनाई हैं, दोनों में सेमी सॉलिड मीडिया है हमारे पास, एक में हमने इकोलाई लगाना है और दूसरे में हमने स्टेफिलोकोकस ऑरियस लगाना है। तो हम क्या करेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब उठाएंगे, उसको लेबल करेंगे स्टेफिलोकोकस ऑरियस के साथ, रख देंगे। इनोकुलेटिंग लूप, इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से हम इनोकुलेटिंग नीडल लेंगे, उसको स्टरलाइज करेंगे, ठीक है। अगर प्लैटिनम किया तो रेड हॉट कर लेंगे। स्टेफिलोकोकस ऑरियस वाली ग्रोथ उठाएंगे और नीडल के साथ थोड़ी सी कॉलोनी पिक करेंगे वहां से। अब कॉलोनी कहाँ पे आ गई? नीडल की जो सामने टिप है उसके ऊपर स्टेफिलोकोकस ऑरियस के सेल्स आ गए। अब हम उस ट्यूब को उठाएंगे जिसके ऊपर हमने लेबल किया था स्टेफिलोकोकस ऑरियस, उसके खास तरीके से खोलेंगे प्लेन के पास और उस ट्यूब को सीधा रखेंगे और नीडल को बिल्कुल सीधा ट्यूब के अंदर ले जाएंगे और टेस्ट ट्यूब के सेंटर में जैसे ही वो स्लांट की बट की सरफेस को टच करेगी, हमने उसको नीडल को सीधा अंदर इंसर्ट कर देना। जैसे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन नहीं लगाते, सीधी सुई अंदर गई उसी डायरेक्शन में बाहर। ऐसे ही आपने नीडल को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए वो जो सेमी सॉलिड मीडिया था एक ही लाइन में स्ट्रेट लाइन में उसके अंदर ले जाना और उसी डायरेक्शन में वापस ले आना और नीडल बाहर निकाल लेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन में आपने इनोकुलेशन दी है और उसी डायरेक्शन में नीडल को बाहर निकाला है मीडिया के अंदर, ये स्टैबिंग है। अब सेल्स कहाँ पे गए हैं? सिर्फ उस लाइन में आपने सेल्स छोड़े हैं जहाँ पे आपने नीडल गुजारी है और ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन होगी टेस्ट ट्यूब के सेंटर में। मीडिया जहाँ पे है उसकी नीचे वाली बॉटम वाली साइड पे मीडिया है, आपने बिल्कुल स्ट्रेट वहाँ से सेल्स ट्रांसफर किए हैं। आपको नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपने हाइपोथेटिकली देख के स्ट्रेट उसको इनोकुलेट कर देना। उसके बाद आपने यही काम इकोलाई के ऊपर करना है, लेकिन दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर। दोनों बैक्टीरिया के लिए हमने अलग-अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर इनोकुलेशन देनी है। तो एक के अंदर आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को इनोकुलेट किया, टेस्ट ट्यूब को बंद किया और उसको इंक्यूबेट कर दिया 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे 24 आवर्स के लिए। आपने इकोलाई के ऊपर भी यही काम करना है। आपने एक नई टेस्ट ट्यूब लेनी है जिसके अंदर आपने आधी टेस्ट ट्यूब को सेमी सॉलिड मीडिया फिल किया हुआ है।
इनोकुलेटिंग नीडल से ही आपने इकोलाई की ग्रोथ उठानी है और उसी तरह आपने एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में स्टेप के अंदर इनोकुलेशन दे देनी है। स्टेप के अंदर इनोकुलेशन दी है, इसीलिए ये मीडिया जो है, ये टेक्निक जो है वो स्टैबिंग है। और आपने दोबारा से नीडल को स्टरलाइज करके रख देना है और ये इकोलाई वाली टेस्ट ट्यूब भी आपने लेबल करके इंक्यूबेट कर देंगे। अगले दिन जब आप दोनों टेस्ट ट्यूब्स निकालेंगे तो ये किया हुआ है हमने, आप देखेंगे कि स्टेफिलोकोकस की जो ग्रोथ है वो बिल्कुल वहीं पे है, ग्रोथ आपको नजर आएगी। जब आपने इनोकुलेशन की थी तब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जब आपने इंक्यूबेट किया, सेल्स ने अपना नंबर इंक्रीज किया, एक मैस प्रोड्यूस किया, वो मैस आपको नजर आएगी। अगर वो आपको ग्रोथ बिल्कुल लाइन के साथ साथ ही नजर आ रही है कि वो मीडिया के अंदर पेनिट्रेट नहीं की, सिर्फ जहाँ पे आपने नीडल से वो लाइन लगाई थी, अंदर इंसर्ट की थी, वहीं पे ग्रोथ है, तो वो नॉन मोटिलिटी है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म नॉन मोटाइल होते हैं, वो सिर्फ स्टैब लाइन के साथ साथ ग्रोथ देते हैं जहाँ पे आपने लगाई थी। और स्टेफिलोकोकस ऑरियस चूंकि नॉन मोटाइल है, ये हमें पता है लिटरेचर से, हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी हुई है, तो इसकी ग्रोथ सिर्फ स्टैब लाइन के साथ साथ होगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिज्म मोटाइल है, तो जैसे इकोलाई मोटाइल है, तो इकोलाई की ट्यूब जो आप देखेंगे वो स्टैब लाइन पे तो ग्रोथ होनी ही है, लेकिन स्टैब लाइन के इर्द गिर्द फैली फैली ग्रोथ भी आपको नजर आएगी इरेगुलर से पैटर्न में। स्टैब लाइन को छोड़ के भी मीडिया के अंदर, सेमी सॉलिड मीडिया था तो मोटाइल ऑर्गेनिज्म मूव करके पेरिफेरी से भी न्यूट्रिशन लेने चले गए, तो स्टैब लाइन के अलावा भी अगर आपको फैली फैली इरेगुलर सी ग्रोथ नजर आए तो वो इंडिकेट करेगा कि ये ऑर्गेनिज्म जो है वो मोटाइल है, और इकोलाई में आपको फैली फैली ग्रोथ ही नजर आती है। तो स्टैबिंग एक ऐसी टेक्निक है जो हमें बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने में हेल्प आउट करती है। इनमें से एक टेस्ट जो है वो मोटिलिटी टेस्टिंग है, जिसमें हम सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर स्टैबिंग करते हैं। स्टैबिंग के लिए हम इनोकुलेटिंग नीडल का इस्तेमाल करते हैं और इनोकुलेटिंग नीडल को स्टेराइल करके कल्चर लेके बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में मीडिया के अंदर इंसर्ट करते हैं और उसी डायरेक्शन में बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद ट्यूब को इंक्यूबेट करते हैं। ये जो सीधी लाइन है आपने इनोकुलेटिंग नीडल की हेल्प से सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर सीधी लाइन में इंसर्शन करके इनोकुलेशन दी है, इसको स्टैबिंग बोलते हैं। और स्टैबिंग का एक पर्पस सेमी सॉलिड मीडिया के अंदर मोटिलिटी टेस्टिंग है। जी बच्चों, और क्वेश्चन? यस मैम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मैम। अच्छा बच्चों, अगर 2 बजे से पहले मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए तो आपने लीव नहीं करना, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, ठीक है? आज इंटरनेट का थोड़ा इशू है। जी बच्चों, क्वेश्चन? मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बच्चे, अपना नाम बताओ और क्वेश्चन। मुख्तावर। मैम बख्तावर मजीद। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया था कि जो बट है वो सेमी सॉलिड मीडियम में होता है और जो स्लैंट है वो सॉलिड मीडियम में होता है, तो हम एक ही टेस्ट ट्यूब में ये दोनों कैसे प्रिपेयर करते हैं? शाबाश, मैं बता देती हूँ। अपना माइक ऑफ करो, मैं बता देती हूँ। अगर हम सेमी सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो उसमें सिर्फ बट होगा। अगर हम सेमी सॉलिड मीडिया बना रहे हैं तो वो सिर्फ बट की फॉर्म में ही बनेगा, उसका स्लांट बन ही नहीं सकता, क्योंकि स्लांट बनाने के लिए हमें ट्यूब को टेढ़ा रखना पड़ता है। टेढ़ा रखेंगे वो उधर ही उसी फॉर्म में जम जाए, और सीधा करेंगे तो वहां से हिले ना। लेकिन सेमी सॉलिड मीडिया जब हम टेस्ट ट्यूब में बनाते हैं वो तो सेमी सॉलिड है, उसका अगर हम स्लांट बनवा भी लें तो जैसे ही ट्यूब को सीधा खड़ा करेंगे, उसका लिड ऊपर की तरफ लेके आएंगे, वो सेमी सॉलिड है, दोबारा सारे का सारा नीचे इकट्ठा हो जाएगा। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी कि पानी वाली बॉटल में पानी डाल के उसको टिल्ट करें तो पानी का लेवल जो है वो टिल्ट हो जाता है, लेकिन जैसे ही ट्यूब को सीधा खड़ा करते हैं तो वो दोबारा से एक लेवल पे आ जाते हैं। चलो पानी तो लिक्विड है, अब दही की एग्जांपल ले लो, वो तो सेमी सॉलिड होती है ना थोड़ी सी। दही को आप थोड़ा सा फेंट लें, उसको ग्लास में डालें, उसको टिल्ट करेंगे तो वो टिल्ट हो जाएगी, उसको सीधा रखेंगे तो वो एक ही लेवल पे आ जाएगी। तो सेमी सॉलिड मीडिया में टेस्ट ट्यूब के अंदर सिर्फ बट बनता है, सेमी सॉलिड मीडिया, जिसमें एगर एगर की कंसंट्रेशन लेस देन 1% है, 0.75% है, मीडिया कंप्लीटली सॉलिडिफाई होने के काबिल ना हो। ठीक हो गया। दूसरी सूरत हाल क्या है कि नॉर्मल एगर हो, उसके अंदर सॉलिडिफाइंग एजेंट की कंसंट्रेशन पूरी की पूरी हो, सॉलिडिफाइंग एजेंट की कंसंट्रेशन पूरी की पूरी हो, यानी कि 1.5%। वो उसको हम जिस पोजीशन पे रखेंगे वो कम्प्लीटली हार्ड फॉर्म में चला जाएगा, उसको दोबारा हम हिलाते भी रहेंगे तो वो नहीं हिलेगा जब तक हम उसको हाई टेम्परेचर पे ले जाकर मेल्ट ना करें, ठीक है? लेकिन हम रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो
अगर आप न्यूट्रेंट एगर, जिसमें एगर एगर की कंसंट्रेशन 1.5% है, जो कि रिकमेंडेड है, डाल के टेस्ट ट्यूब के अंदर बनाएं, और टेस्ट ट्यूब को ऑटोक्लेव करने के बाद आप टिल्टिंग पोजीशन पे रख दें और पड़ा रहने दें। आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर ट्यूब का कम होता जाएगा और वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी, और रूम टेम्परेचर पे एगर जो है वो सॉलिड हो जाता है। तो आपने उसको जिस पोजीशन पे रखा है वो उसी पोजीशन पे सॉलिड हो गई, ठीक है, और उसमें एगर की कंसंट्रेशन पूरी है। अब जब आपने उसको कंप्लीटली नहीं लिटाया, उसको एक टिल्टिंग पोजीशन पे, एक एंगुलर पोजीशन पे रखा। एंगुलर पोजीशन पे रखने के लिए आपने उसकी जो लिड वाली साइड है उसके नीचे कोई चीज रख दी है। फर्ज करें आपने बॉल पॉइंट ही रख दी, ठीक है, या बोर्ड मार्कर रख दिया। अब टेस्ट ट्यूब के अंदर एक जगह ऐसी है, मीडिया सॉलिडिफाई हो गया। अब टेस्ट ट्यूब को आप जब सीधा खड़ा करेंगे तो उसके अंदर मीडिया चूंकि कम्प्लीटली सॉलिडिफाइड फॉर्म में आ गया, तो वो जिस फॉर्म में पड़े पड़े जम गया था उसी फॉर्म में रहेगा, लिक्विड की तरह बह के एक लेवल पर नहीं आएगा। तो अब आप इसको अगर देखें, अगर मेरे नोट्स भी आपने साथ में खोले हैं, तो टेस्ट ट्यूब के दो हिस्से हैं। 50% टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें जो मीडिया है वो तमाम साइड से, राउंड है ना, तमाम साइड से टेस्ट ट्यूब की इनर साइड को टच कर रहा होगा, मतलब कि पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब फिल होगी। लेकिन उसका जो ऊपर वाला पोर्शन होगा, क्योंकि वो टिल्टिंग की वजह से वहां पे तमाम साइड पे मीडिया नहीं पहुंच सकता, तो वो स्लांट की एक पोजीशन आएगी, ठीक है। जैसे हम एक बॉक्स बनाए और उसको दो ट्राइंगल में कन्वर्ट कर दें, एक बॉक्स बनाए और स्क्वायर बनाए और उसको दो ट्राइंगल में सेंटर से लाइन लगा के कन्वर्ट कर दें। ऊपर वाली पोजीशन बिल्कुल ऐसी होगी। आधी टेस्ट ट्यूब ऐसी होगी जिसमें नीचे वाला पोर्शन, जिसमें मीडिया टेस्ट ट्यूब की तमाम सरफेस को टच करा होगा। लेकिन ऊपर वाला पोर्शन ऐसा होगा जिसमें 50% साइड जो है वो टेस्ट ट्यूब की इन साइड को टच कर रही होगी, लेकिन बाकी एम्प्टी होगी। वो किस वजह से एम्प्टी है? वो उसकी टिल्टिंग पोजीशन की वजह से। तो अब ये देखो, टेस्ट ट्यूब का नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे हमने बट बनाया था सेमी सॉलिड के लिए। तो नीचे वाला पोर्शन बट है, और बट की फॉर्म में मेंटेन रहेगा क्योंकि ये सॉलिड मीडिया है, सेमी सॉलिड नहीं है। और ऊपर वाला पोर्शन जो है वो स्लांटिंग पोजीशन पे है और वो स्लांट की फॉर्म में मेंटेन रहेगा क्योंकि मीडिया सॉलिड है। तो इसमें दोनों पोर्शन होंगे, इसमें बट भी होगा और इसमें स्लांट भी होगा। बट के अंदर हम स्टैबिंग करेंगे और स्लांट के ऊपर हम स्ट्रिकिंग करेंगे। तो एक ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हम बट और स्लांट दोनों बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो मीडिया है वो एगर हो, सेमी सॉलिड ना हो। मीडिया की जब मैंने आपको टाइप्स पढ़ाई थी, मैंने बताया था कि कंसिस्टेंसी के लिहाज से मीडिया सॉलिड होते हैं जिसको हम एगर कहते हैं, लिक्विड होते हैं जिसको हम ब्रॉथ कहते हैं। एक तीसरी टाइप भी बताई थी सेमी सॉलिड, जिसमें एगर एगर की कंसंट्रेशन लेस देन 1% होती है। तो हम टेस्ट ट्यूब के अंदर एक ही टाइम में बट और स्लांट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मीडिया एगर होना चाहिए। उसमें एगर एगर की कंसंट्रेशन 1.5% से 3% के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर मीडिया सेमी सॉलिड है तो वो सिर्फ आप बट की फॉर्म में बना सकते हैं, स्लांट की फॉर्म में उसको नहीं बना सकते। और ब्रॉथ में तो आप बट और स्लांट कुछ भी नहीं कर सकते, वो ब्रॉथ इनोकुलेशन होती है। ठीक हो गया जी? वो पावर समझ आ गई है? जी मैम समझ आ गई मैम। बट वाले पोर्शन में तो हमने उसको सीधा इंसर्ट किया था, लेकिन स्टार्ट वाले पोर्शन में फिर हमने स्पीकिंग क्यों की, तब उसको सीधा निकाले थे। उसको सीधा निकाले थे। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ठीक है, मैं बता देती हूँ। कुछ एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जिससे हमें एनारोबिक कंडीशन और एरोबिक कंडीशन दोनों में एक ही ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर देखना होता है। जैसे मैंने साल्मोनेला की बात बताई कि वो रिड्यूस्ड कंडीशन में और ऑक्सीडाइज्ड कंडीशन में न्यूट्रिएंट्स के साथ करता क्या है। तो जो चीज़ सॉलिड होती है उसके अंदर सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी। जैसे अगर हम स्लांट बना लें, सॉलिड मीडिया और सेमी सॉलिड मीडिया, सॉलिड मीडिया को लेके स्लांट बना लें, उसमें स्लांट भी हो और बट भी हो। अब वो जो बट वाला पोर्शन है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी क्योंकि वो इन्वायरमेंट से एक्सपोज नहीं हो रहा, उसमें सिर्फ डिजॉल्व ऑक्सीजन होगी जो उसके अंदर ट्रैप हुई पड़ी। लेकिन जो स्लांट वाला पोर्शन है, ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम तो क्रिएट नहीं किया, उसकी जो स्लांट वाली आधी जगह खाली रहेगी वहाँ पे ऑक्सीजन है, तो वो हिस्सा ऑक्सीजन से एक्सपोज हो रहा है, तो वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन नॉर्मल है। लेकिन जो बट वाला पोर्शन है वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है। तो बाद एक्सपेरिमेंट्स में हमने ये देखना होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म कम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन में और ज़्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे न्यूट्रिएंट्स के साथ किस तरह बिहेवियर देता है। इसको देखने के लिए हम
सॉलिड मीडिया के केस में स्लांट्स बनाते हैं, इसमें हम बट में भी इनोकुलेशन करते हैं, और जाहिर है सॉलिड मीडिया की सरफेस के ऊपर जब भी हमने इनोकुलेशन देनी है तो हमने स्ट्रीकिंग ही करनी है, जैसे हमने पेट्री डिश की सरफेस के ऊपर की है, तो हम स्लांट के ऊपर स्ट्रीकिंग करते हैं। जी समझ आ गई? जी मैम आगे मैम एक और क्वेश्चन है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल पूछो। मैम हम जब वो प्राइमरी कल्चर बनाते हैं तो उसमें मिक्स ग्रोथ आती है, उसमें तो काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब फिर हम प्राइमरी कल्चर से सब कल्चर में उसको शिफ्ट करना होता है किसी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को देख, तो वो तो मिक्स होते हैं, हमें तो नहीं पता चलता होगा ये कौन सा है ये कौन सा है, तो हम उनको सेपरेट कैसे करते हैं, हमें कैसे पता चलता होगा? शाबाश, गुड, मैं बता देती हूँ। प्राइमरी कल्चर में मिक्स्ड ग्रोथ होती है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? हमारे दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जब हम प्राइमरी कल्चर करते हैं जिसमें मिक्स्ड ग्रोथ होती है। हमारे दो ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि हमने एक खास तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइसोलेट करना है किसी भी सैंपल से। फॉर एग्जांपल, आपके पास मिल्क सैंपल आता है और आपसे कहा जाता है कि इसमें देखें कि स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या नहीं, क्योंकि स्टेफिलोकोकस ऑरियस एनिमल्स में एक डिजीज काज करता है और उसको बोलते हैं मेस्टाइटिस, मेमोरी ग्लैंड्स की इन्फ्लेमेशन या अडर की इन्फ्लेमेशन होती है। और अगर ये इन्फेक्शन है स्टेफिलोकोकस ऑरियस का अडर के अंदर, तो ये बैक्टीरिया मिल्क के अंदर प्रेजेंट होगा। और अगर आपके पास मिल्क सैंपल आते हैं और मैं आपको टारगेट करके कहती हूँ कि मुझे ये बताएं कि इस मिल्क सैंपल के अंदर स्टेफिलोकोकस ऑरियस है या नहीं, तो आपका टारगेट एक सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा। अब आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस को टारगेट करना है, ठीक है। अब आपका सारे का सारा फोकस इसी चीज पे होगा कि स्टेफ ऑरियस है या नहीं, और आप ये मीडिया लगा देते, आप ये सैंपल लगा देते हैं न्यूट्रन टेगर के ऊपर। न्यूट्रन टेगर के ऊपर आपको तमाम कॉलोनीज ऑफ वाइट कलर की या फिर वाइट कलर की, इस तरह के कलर्स में कॉलोनी आएंगी। इसमें आप नहीं बता सकते क्योंकि ये सिलेक्टिव मीडिया नहीं है। अगर आप सैंपल मैनीटोल साल्ट टेगर के ऊपर लगा लें तो उसमें जितनी भी कॉलोनीज होंगी येलो कलर की वो स्टेफिलोकोकस की होंगी, आप उनको फर्दर ले जाएंगे। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपने न्यूट्रन टेगर के ऊपर लगा दी, अब आपको नहीं पता इनमें से कौन सी कॉलोनी स्टेफ की है और कौन सी दूसरे ऑर्गेनिज्म है, तो आप क्या करेंगे, कॉलोनी को थोड़ा सा टच करके इसकी स्लाइड बना के देखेंगे। स्लाइड वो आगे वाले लेक्चर्स में से हमने माइक्रोस्कोपी स्टार्ट करनी है। स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखेंगे, अगर आपको सर्कुलर सेल्स नजर आए, अगर आपको सर्कुलर सेल्स नजर आए और वो अंगूर के गुच्छों की तरह आपस में जुड़े हुए हों, अगर आपको गोल गोल सेल्स नजर आए सर्कुलर और वो अंगूर के गुच्छों की तरह आपस में जुड़े हुए हों, अंगूर के गुच्छों को, अंगूर के गुच्छों को ग्रीक में कहते हैं स्टेफ। स्टेफ का मतलब ही है कि अंगूर के गुच्छों की तरह आपस में जुड़ा हुआ, क्लस्टर फॉर्मेशन हो। और कोकस का मतलब है कि राउंड शेप माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ये थ्योरी में आप पढ़ चुके होंगे शेप्स। तो स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस का करैक्टर ये है कि ये सर्कुलर होते हैं, माइक्रोस्कोपिक करैक्टर्स, और ये अंगूर के गुच्छों की तरह आपस में जुड़े होते हैं। तो अंगूर के गुच्छों जैसी अगर आपको स्लाइड में चीजें नजर आती हैं तो इसका मतलब है कि उस कॉलोनी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो स्टेफ है, तो आप उस कॉलोनी को उठा के फर्दर सब कल्चर कर रहे हैं। अब वो आपका डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म प्यूरिफाई हो गया, नए मीडिया के ऊपर उसको स्ट्रीक कर लेंगे। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपने स्टेफिलोकोकस ऑरियस ही लेना था, इसके लिए आपने प्राइमरी कल्चर में से वो कॉलोनी उठाई जिसकी माइक्रोस्कोपी में आपको फोकाई और क्लस्टर अरेंजमेंट के सेल्स नजर आए, ठीक है। और उस कॉलोनी को फिर आपने फर्दर नई प्लेट के ऊपर स्ट्रीकिंग से सब कल्चर कर लेना है। तो माइक्रोस्कोपी करके अपनी डिजायर्ड कॉलोनी ढूंढ ली आपने। लेकिन दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है आपका, कि आपको मैंने एयर सैंपल दिया है, एयर की सैम्पलिंग, चलो एयर तो सैम्पलिंग का मेथड डिफरेंट है, आपको वाटर सैंपल दिया, वाटर सैंपल दिया, और मैं आपसे कहती हूँ कि मुझे बताएं आप कि इस वाटर सैंपल में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी काउंट करते हैं कि कितने हैं और कौन कौन से हैं, कितने हैं हम आगे वाली क्लास में देखेंगे कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। इसका मतलब है कि अब इस सैंपल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपने उन तमाम को ही आइडेंटिफाई करना है, लेकिन प्यूरिफाई करके। तो आप क्या करेंगे, अगर आपने वाटर सैंपल न्यूटन टेगर की प्लेट के ऊपर लगा दिया, फर्ज करें कि आपके पास 5 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अब इसमें आपको माइक्रोस्कोपी करके देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें आपने किसी एक ऑर्गेनिजम्स को नहीं लेना, अब जितने आगे उन सबको ही आपने आइडेंटिफाई करना है। तो अब आप क्या करेंगे, पहले इन 5 को प्यूरिफाई करेंगे एक दूसरे से अलग अलग, ताकि हर एक अपना अलग अलग बिहेवियर शो करे।
और इन पांचों को अलग अलग नई नई प्लेट के ऊपर सब कल्चर कर देंगे। अब आपके पास 5 सब कल्चर आ गए, स्ट्रिकिंग से आपने सब कल्चर किया और उनमें अगर आपने ठीक काम किया तो प्यूरिफाइड ग्रोथ आ गई। अब इन पांचों को आप अलग अलग आइडेंटिफिकेशन की तरफ लेके जाएंगे। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव के ऊपर है कि आप प्राइमरी कल्चर किस मकसद के लिए कर रहे हैं। या तो आपका टारगेट कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा, उसके लिए आप पहले थोड़ा सा उसको ढूंढेंगे, या तो आपकी उसकी कॉलोनी के कैरेक्टर्स का पता होना चाहिए कि हाँ अगर ऑफ वाइट कलर की कॉलोनी है, इस तरह है कॉलोनी कैरेक्टर्स, आगे वाली क्लास में पढ़ने हैं। या फिर आप माइक्रोस्कोपी करके सेल की मॉर्फोलॉजी देखेंगे, थोड़ा सा टेंटेटिव आइडिया लेंगे और सस्पेक्टेड कॉलोनी जो कि आपको शक है कि आपका डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म है उसको सब कल्चर करेंगे। लेकिन अगर आपका टारगेट कोई सिलेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बल्कि आप किसी भी सैंपल से जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उन सबको ही देखना चाह रहे हैं, तो फिर आप तमाम कॉलोनीज को सब कल्चर करते हैं और बाद में देखते हैं कि कौन क्या है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई है? यस मैम, थैंक यू। वेलकम जी। बच्चों कोई और क्वेश्चन? जी बच्चों कोई और क्वेश्चन? अस्का नो मैम। यूसुफ? ओके, कोई क्वेश्चन नहीं। फिजा सईद? फिजा सईद कोई क्वेश्चन? ओके। हसीब बट 2016 आई थिंक। हसीब बट कोई क्वेश्चन? नो मैम। मोहम्मद बिलाल? मोहम्मद बिलाल कोई क्वेश्चन? जी वजीहा अजमल? नो मैम। वजीहा अजमल कोई यस क्वेश्चन मैम। नहीं? चलें जी, नो। फिर आप मेरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। मुझे आप लोग कोई 3 इनरिच्ड मीडिया के नाम बताएं। 3 इनरिच्ड मीडिया के नाम बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि इनरिच्ड मीडिया होते क्या हैं और फिर उनके एग्जाम्पल्स बताएंगे मुझे। जी कौन बताएगा? हसीब ने लेफ्ट कर दिया। ये बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वंस आप क्लास ज्वाइन कर लें, अगर इंटरनेट का कोई इशू ना हो तो आप पूरी क्लास से उसको उसमें ज्वाइन रहा करें, और अगर कहीं डिसकनेक्ट हो जाता है तो दोबारा से कनेक्ट कर लिया करें। जी अफीफा? इनरिच्ड मीडिया, इनरिच्ड मीडिया क्या होते हैं और इसकी कोई 3 एग्जांपल्स? अनुषा? अनुषा इम्तियाज, अपना माइक ऑन करो और मुझे बताओ कि इनरिच्ड मीडिया क्या होते हैं, कोई सी 3 एग्जांपल्स। मेरा ख्याल है भूल गए सारे। तो आप लोगों ने ये मीडिया और उसकी टाइप्स रिवाइज करके आना, ठीक हो गया? क्योंकि यहाँ तक जो हमारा पोर्शन था प्रैक्टिकल में जो हमने डिस्कस किया वो आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन का था। नेक्स्ट जो हमने टॉपिक स्टार्ट करने हैं उसका मैम ताल्लुक माइक्रो बताओ ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन के साथ है। जी अपना पहले नाम बताओ और फिर बताओ कि इंग्लिश मीडिया क्या होते हैं। मैं बख्तावर। जी मुझे आवाज़ लग रही थी, बताओ क्या होते हैं। मैम जिसमें कोई ब्लड या सीरम वगैरह हम न्यूट्रन ऐड करें, तो इसकी एग्जांपल ब्लड एगर और चॉकलेट एगर। शाबाश। ऐसे मीडिया जिसमें हम कोई एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड कर दें वो इनरिच्ड मीडिया हो जाते हैं, इनरिचमेंट हो जाती है, उसमें अजाफी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। ठीक है, जैसे टेस्ट डेवलप करने के लिए भी हम नूडल्स अगर वैसे बनाए तो फीकी होती हैं, लेकिन उसमें जब मसाला डाल देते हैं तो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं। तो इसको अब न्यूट्रिशन के रेफरेंस से भी कर सकते हैं। आप लोग तो न्यूट्रिशन के बेहतर समझते हैं, इसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन हो जो ग्रोथ को इनहेंस करे, जैसे ब्लड एगर है, जैसे चॉकलेट एगर है, जैसे सीरम एगर है। शाबाश, वेरी गुड। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम क्लास को ऑफ करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताने लगी थी कि यहाँ तक जो हमारा कोर्स था उसका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइसोलेशन और प्यूरिफिकेशन से था। नेक्स्ट जो हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने हैं जिसमें हमने थोड़ा सा बता देती हूँ कौन से हैं, कॉलोनी मॉर्फोलॉजी देखनी है और सेल की मॉर्फोलॉजी देखनी है। तो उनका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन से है कि हम कैसे पहचान सकेंगे कि ये स्टेफिलोकोकस ऑरियस है, ये इकोलाई है, ये साल्मोनेला है,
ये प्रोटियस हैं, ये स्ट्रेप्टोकोकस हैं, ठीक है। तो उनका ताल्लुक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइडेंटिफिकेशन से है। इसमें कॉलोनी मॉर्फोलॉजी और माइक्रोस्कोपी करेंगे। माइक्रोस्कोपी में हम डिफरेंट स्टेनिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे कि सिंपल स्टेनिंग क्या है, ग्राम स्टेनिंग कैसे होती है, एसिड फास्ट स्टेनिंग क्या है, एंडोस्पोर्स को कैसे देखते हैं, फ्लैजेला को डायरेक्ट कैसे देखते हैं, कैप्सूल अगर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में तो उसको कैसे देखते हैं। तो वो हम अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो अभी हम क्लास को स्टॉप करते हैं।